नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद ने नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन एनडीए के दोनों घटक दल, चाहे बात जेडीयू की हो या फिर बीजेपी की, अभी तक इन दोनों ही घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए। उम्मीदवारों को लेकर कयासों का बाजार जरूर गर्म है। एनडीए की देरी ने विपक्षी दलों को हमला करने का मौका दे दिया है और यही वजह है कि ये विपक्षी दल अब हमलावर भी हैं। एनडीए बचाव की मुद्रा में है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनडीए में देरी क्यों हो रही है। तो राज्यसभा उम्मीदवार के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर जहां जेडीयू में ऊहापोह की स्थिति है, तो विपक्ष इस पर अब सवाल उठा रहा है। चुनाव के नामांकन में अब अंतिम 2 दिन ही बच गए हैं। इसके बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा नहीं किया है। इसका मतलब है कहीं न कहीं एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में पारिवारिक पार्टी नहीं है। राजद पारिवारिक पार्टी है, परिवार को भेजना है, परिवार को निर्णय लेना है। लेकिन एनडीए में लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाकर निर्णय लिया जाता है। कार्यकर्ता को चुनना है, कार्यकर्ता को भेजना है, इसलिए उन प्रक्रियाओं का पालन कर करके बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी। अब देखिए, अन्य पार्टी क्या कर रहे हैं उसके पीछे हमारी पार्टी नहीं कि क्या कर रही है। हमारी पार्टी के आप जानते हैं कि हाल के दिनों में ही बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोगों ने अधिकृत किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही वो जब अधिकृत है तो सर्वमान्य नेता तो खुद वो घोषणा करेंगे। तो आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में हलचल तेज है, लेकिन आरसीपी के नाम पर तमाम बड़े नेताओं ने अपनी चुप्पी साध रखी है। खुद सीएम नीतीश कुमार की अगर बात कर लें तो खुद सीएम नीतीश कुमार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू ने उन्हें इसके लिए अधिकृत कर रखा है। यहां अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा जाते हैं तो उनका राजनीतिक असर क्या होगा इस बात का, और अगर नहीं जाते हैं तो उसका सियासत पर किस रूप में असर पड़ सकता है। तो जेडीयू किसे अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यह सवाल जेडीयू के अंदर नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक को परेशान कर रहा है। चर्चा यह भी है कि अगर आरसीपी सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पार्टी के अंदर मामला गरमा सकता है। वहीं यह भी चर्चा कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा गए तो मामला और भी ज्यादा गरमा जाएगा और गुटबाजी ज्यादा बढ़ सकती है। जेडीयू के अंदर मचे इस खींचतान के बारे में बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के सियासत में एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं। बिहार के सियासत में बहुत कम ऐसे मौके आए जब किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी तय करने में किसी पार्टी को इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। सवाल ये है कि आरसीपी सिंह के दावेदारी को तय करने में जेडीयू को इतनी देरी क्यों लग रही है। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह ने बंद कमरे में मुलाकात भी की। बावजूद इसके दूसरे दिन जब इस बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह अगर जेडीयू से उम्मीदवार बनते हैं तो भी जेडीयू पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है, और अगर उनकी दावेदारी खारिज हो जाती है तो इसका भी असर जेडीयू पर जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि जेडीयू के अंदर खान इस बात को लेकर बेहद सरगर्मी तेज है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे और केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सवाल इतना आसान नहीं जितना पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो इसका जवाब बहुत पहले मिल गया होता। लेकिन कई दौर की बैठकों, बातचीत और उसके बाद भी नाम का सामने ना आ पाना बता रहा है कि इस वक्त कितनी ऊहापोह की स्थिति इस वक्त जेडीयू के अंदर मची हुई है।
पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजता है तो फिर क्या होगा। देखिए, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। अगर आरसीपी सिंह के नाम पे ही मोहर लगती है तो वो मंत्री बने रहते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी की भूमिका पर उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी। एक बार फिर से वो उसे संभालते दिखेंगे। जेडीयू के प्रति उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एक बार फिर से उन्हें मौका मिल जाएगा। जेडीयू संगठन की मजबूती पर वो जोर देते नजर आएंगे। आरसीपी से बिदकने वालों का संकट लेकिन ऐसी परिस्थिति में जरूर बढ़ जाएगा। मनमुटाव के बावजूद जेडीयू मजबूत होगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन जरा आप ये भी जान लीजिए कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को लेकर सहमत नहीं होती है, यानी उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाती है, राज्यसभा उन्हें नहीं भेजा जाता है, तो फिर क्या होगा। आरसीपी का केंद्रीय मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। जेडीयू के अंदर गुटबाजी और तेज हो जाएगी। इसी जेडीयू के अंदर फूट की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो संगठन करता है और इसीलिए आरसीपी सिंह को संगठन का फायदा मिलेगा। जेडीयू के कई विधायक और मंत्री आरसीपी सिंह के साथ हो जाएंगे। आरसीपी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी पुरजोर संभावना जाहिर की जा रही है। आरसीपी के आने से बीजेपी मजबूत हो सकती है। जेडीयू को एकजुट रखना ऐसी परिस्थिति में मुश्किल हो जाएगा और ये देखना होगा कि सचमुच क्या इस वक्त आरसीपी को लेकर के स्थितियां दूर हो पाती हैं जो उहापोह की इस वक्त बनी हुई हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आरसीपी पर आखिर जेडीयू चुप क्यों है। आरसीपी पर जेडीयू की चुप्पी की वजह वो जेडीयू के नेता तो नहीं जो आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने से कहीं ना कहीं दुखी हैं। आरसीपी को केंद्र में देखना वो नहीं चाहते हैं। आरसीपी को बागी की तरह इन नेताओं की तरफ, और ये कह लें कि एक तरीके से इस गुट की तरफ से देखा जाता है। आरसीपी को बीजेपी के ये लोग करीबी भी मानते हैं और आरसीपी के जाने को ये ज्यादा जेडीयू के लिए नुकसानदायक नहीं मानते। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरसीपी की कमी की भरपाई का दंभ भी इस गुट की तरफ से और ऐसे नेताओं और लोगों की तरफ से भरा जाता रहा है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आनंद, बिहार की सियासत ऐसी है कि वो हमेशा गर्म रहती है। कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहता है जो इसको गर्माहट देता रहता है। लेकिन इस वक्त एक सवाल, और इस सवाल के लिए क्या हमें 31 तक का इंतजार करना होगा या माने कि उससे पहले भी ये स्थिति साफ हो सकती है कि जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट कौन? देखिए विभा, दर्शकों को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा और खासकर बिहार के सियासी हलकों में जिस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी तस्वीर कल बिल्कुल साफ हो जाएगी। कल जेडीयू की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, ये हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। और जो भी होगा, अगर आरसीपी सिंह जाते हैं तो बिल्कुल जेडीयू के अंदर हलचल तेज होगी, क्योंकि ये तब माना जाएगा कि भाई जेडीयू में नंबर 2 की स्थिति में आरसीपी सिंह होंगे। क्योंकि एक ऐसा सवाल आरसीपी सिंह को लेकर जब जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं से पूछा जाता है और वो जवाब नहीं देते हैं, तो आप समझिए कि मामला कहीं ना कहीं फंस चुका है। और अगर आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं राज्यसभा, तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने की स्थिति में फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है और ये तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आप समझ सकती हैं, जब भी कोई बयान होता है सीधे नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब जीतन राम मांझी का एपिसोड हुआ था, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और उन्हें हटाना चाहती थी जेडीयू, उस वक्त भी काफी हलचल थी कि शायद जेडीयू में बड़ी टूट हो जाएगी। अभी के हालात और परिस्थिति को देख करते हुए यही लगता है कि जेडीयू आरसीपी सिंह के नाम पर बहुत सहज तो नहीं है। अगर वो सहज होती तो नाम का ऐलान बहुत पहले हो क्या होता। आरसीपी को पटना से दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ती, रात में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करनी पड़ती। और अगर सहजता नहीं है तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस वक्त आरसीपी सिंह से ज्यादा बड़ा कद ललन सिंह का जेडीयू के अंदर दिखता है। ललन सिंह की बात ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असर करती है। क्या इस रूप में भी इसे देखा जाए? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। 2019 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, उस समय जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, गठन हो रहा था, उनसे मांगा गया था कि भाई आपके पार्टी को हम एक उम्मीदवार को मंत्री बनाना चाहते हैं, नाम दीजिए। नीतीश कुमार ने तब मना कर दिया था, उन्होंने आनुपातिक वाली बात कही थी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं आरसीपी सिंह, और उन्हें जब बात के लिए अधिकृत किया गया था तो उन्होंने अपना नाम दे दिया कि मैं मंत्री बनूंगा। उसी के बाद जेडीयू में खींचतान बढ़ गई है
और ये माना जाता है कि एक तरफ आरसीपी सिंह और दूसरी तरफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, दो गुटों में बटी हुई जेडीयू। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी बहुत कुछ तय करना, और ललन सिंह के बात को इग्नोर करने की स्थिति अभी फिलहाल जेडीयू में नहीं दिखती है। नीतीश कुमार भी ललन सिंह को काफी चाहते हैं और ललन सिंह का भी केमिस्ट्री नीतीश कुमार से काफी अच्छा बैठता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, कल जिस नाम की चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है, कल जब उस नाम की घोषणा होगी कि भाई जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, वो कोई साधारण नहीं होगा। अगर साधारण से कार्यकर्ता को भी अगर टिकट दिया जा रहा है राज्यसभा के लिए, जब कल उसके नाम की घोषणा होगी तो समझिए कि अचानक से उसका कद बहुत बढ़ जाएगा और ये माना जाएगा कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद अगर किसी की चलती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। और इसीलिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ललन सिंह अपने आप नंबर थोड़ा और इंतजार, लेकिन इंतजार में ये रोचकता और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो नाम कौन सा होगा और क्या नीतीश कुमार के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आरसीपी का चुनाव होता है तब भी दिक्कत और नहीं होता है तब भी दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने और उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में आरजेडी एनडीए से काफी आगे है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से मीसा भारती और फयाज अहमद, ये वो दो नाम जिन पर मोहर भी लगा दी गई, नामांकन भी कर दिया गया शुक्रवार को। अब दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपको बताते चले जो बेहद जरूरी हो जाता है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, उनके संबंध में जानकारी भी और फयाज अहमद के बारे में भी जानकारी। तो संपत्ति के मामले में फयाज अहमद की बात कर लें या फिर मीसा भारती की बात कर लें तो फयाज अहमद मीसा भारती से ज्यादा अमीर हैं। ये बताना बहुत जरूरी है, बहुत रोचक है, क्योंकि कौन से लोगों का चुनाव किया गया है और कितना बड़ा कद उनका, आर्थिक तौर पर कितने मजबूत, ये जानना भी जरूरी। मीसा भारती के पास कुल 9.46 करोड़ की संपत्ति है, तो फयाज अहमद के पास कुल 12.25 करोड़ की संपत्ति है। मीसा के पास अचल संपत्ति 1.46 करोड़ है, तो फयाज अहमद की अचल संपत्ति 2.70 करोड़ है। मीसा के पति शैलेश की बात कर लें तो उनकी अचल संपत्ति तकरीबन 47.5 लाख रुपए है, तो फयाज अहमद की पत्नी के पास 6.88 करोड़ की संपत्ति है। मीसा की बेटियों की अगर बात कर ली जाए तो 1.25 करोड़ अचल संपत्ति की वो मालिक हैं, तो फयाज अहमद के पास 1.71 करोड़ रुपए के गहने हैं। मीसा के पास 1.69 करोड़ की अचल संपत्ति है, तो फयाज अहमद के पास 55.22 लाख की चल संपत्ति है। मीसा के पति के पास 4.14 करोड़ की चल संपत्ति है, तो फयाज अहमद के पत्नी के पास 2.11 करोड़ की चल संपत्ति है। मीसा भारती के खिलाफ देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, चुनाव का खर्च का उल्लंघन और ओवर स्पीडिंग के केस दर्ज हैं। तो फयाज अहमद के पास 15.21 लाख के गहने हैं जो जानकारी के तौर पर सामने है। साथ ही डबल बैरल गन, एक जेसीबी मशीन उनके पास है। फयाज अहमद की पत्नी टाटा बस की मालकिन है। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मीसा भारती एमबीबीएस डिग्रीधारी हैं, तो फयाज अहमद के पास सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी है। तो सारण के नैनी की बात करेंगे तो सारण के नैनी पंचायत में जबरन धर्मांतरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सामने आने के बाद जांच को तेज जरूर कर दिया गया। डीएसपी ने जबरन धर्मांतरण से हालांकि इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जटुआ गांव में ईसाई धर्म के लोग जमीन खरीदकर चर्च का निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है, धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है। कुछ लोगों ने जरूर इस निर्माण का विरोध किया है। डीएसपी ने यह भी कहा कि जबरन धर्मांतरण या फिर प्रलोभन वाली बात, जिस पर धर्म बदलवाने का मामला लोगों की तरफ से रखा जा रहा था, ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। वहीं आज इस मुद्दे पर महापंचायत भी होने वाली है। जो जांच किया गया है उसमें किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया है कि उसका जबरन धर्मांतरण किया गया है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति है जो पूर्व से 7-8 साल पहले उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया था। तो जब भी इस मामले में अभी तहकीकात चल ही रही है, जांच चल रही है, अगर कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें किसी प्रकार की इस तरह की बात आती है तो जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी ये कह रहे हैं कि जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि, आम लोग
ग्रामीण की बात कर लें तो उनका ये कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ कहने तक नहीं है, वीडियो भी दिखाया गया, ये भी कहा गया कि लोगों का जुटान किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आपकी बीमारी दूर कर दी जाएगी, आपकी गरीबी खत्म कर दी जाएगी, धर्म का परिवर्तन करा लीजिए। फिर प्रशासनिक टीम जब पहुंचती है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ सामान्य और यथावत कैसे दिखता है? रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए जरा पहले तस्वीरें भी दिखा दें। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। लोगों के हाथों में देखिए ये पोस्टर, एक पंपलेट आप नजर देख रहे होंगे। ये जटुआ गांव की एंट्री पॉइंट है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जटुआ सर्व शिक्षा अभियान पोस्टर लगाए गए हैं, यानी लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल का निर्माण कराया गया है। बच्चे पढ़े, यहाँ पर आके बढ़े, कोशिश यही है। लेकिन इसी गाँव के लोगों की चिंता इस बात को लेकर के भी कि कुछ लोगों की तरफ से लोगों के आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी भी दी गई। लेकिन सवाल अब ऐसे में उठता है कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? लोगों को लालच देकर धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? भोले भाले ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन क्यों, धर्मांतरण क्यों? यह सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले बिहार के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां पर लोगों को प्रलोभन देकर के आर्थिक तौर पर उन्हें मदद पहुंचाकर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है उनके धर्म को परिवर्तित करने की। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, पुलिस की टीम जब यहाँ पर पहुंचती है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचता है, तो क्या उन्हें सब कुछ सामान्य दिखता है? किसी ग्रामीण ने कोई शिकायत नहीं की? किसी ग्रामीण की शिकायत का कोई साक्ष्य उन्हें नहीं मिला? देखिए, यही चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन कहती है कि कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सामान्य नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी से कुछ दिन पहले जब यहाँ पे जब कुछ लोग यहाँ पे आए थे तो आपको बता दें कि यहाँ प्रार्थना स्थल, यहाँ पे जो दलित बस्ती है, जो दर्शनी गांव है ये और छपरा का, और यहाँ पे देखिए ईंट वगैरह जब गिराए जाने लगे, यहाँ पे देखिए तमाम निर्माण के यहाँ पे काम शुरू हुए। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, दूसरों के घर पे जा करके प्रलोभन देने की बात कर रहे थे। और ये हम नहीं बल्कि जो गांव वाले हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। ठीक है, इनके हाथों में ये देखिए कैलेंडर है, उनके पास जो डायरी है वो भी है, जो पूरे गांव में बांटी गई है। क्या लोग आए थे तो क्या कहे आप लोगों को? प्रलोभन दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं कि पैसा से बांट रहे हैं शादी ब्याह के लिए कि मेरा धर्म बदला, अपना धर्म बदलो, मेरे धर्म में आओ, यही तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लड़की की शादी भी होगी? जो वो आए रवि जरा इन्हीं लोगों से पूछिए कि क्या पुलिस महकमे से, क्या एसपी साहब, क्या उनके टीम के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई? इन्होंने उनके सामने इन बातों को रखा, इन साक्ष्यों को रखा? हम चावल दाल सबको मदद करेंगे, पैसा जो भी पैसा लगेगा हम ही देंगे सब। नहीं तब तो इसमें क्या करना है, हम इसमें क्या करना है? आप अपना धर्म क्या करती है, मेरे धर्म के लिए आपको धर्म में क्या है? तो मेरे धर्म में आता है आपका भगवान का नाम अपना भूल जाइए, मेरे प्रभु परमेश्वर का नाम लीजिए केवल। तो यहाँ पे जब प्रशासन के लोग जब आए थे तो आपने अपनी बातें रखी थी प्रशासन के सामने? तमाम चीजें प्रलोभन दे रही थी। प्रशासन से हम कहे, प्रशासन कहे ठीक है, प्रशासन कहा ठीक है, हम देख रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सामान्य कुछ है ही नहीं। प्रशासन से हम लोग बार बार कहे यहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रशासन जान रही है, कहा नहीं हम लोग बार बार कहते हैं। 2 बार प्रशासन आई, सब लोग से हम कहे साहब आए, देखिए ये चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पवित्र शास्त्र यहाँ पे लिखा हुआ है
ये जो किताबें हैं ये पूरे गांव में बांटी बिल्कुल, और यही तमाम चीजें सवाल और संशय पैदा करती हैं। आखिर एसपी साहब के इस दावे के पीछे का आधार क्या है? एसपी साहब ने कैसे क्लीन चिट दे दिया कि सब कुछ सामान्य है? सिर्फ और सिर्फ विषय ये है कि वहां पर चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, किसी को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने देर रात घर के सदस्यों को बंधक बनाया और घर से लाखों के आभूषण और बेशकीमती सामान लेकर फरार हो गए। ये घटना देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और देखिए, ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि क्या हालात उस दौरान घर के अंदर बने होंगे। घर के सामान बिखरे पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच जरूर कर रही है। घर वालों के अनुसार करीब 15 से 20 लाख रुपए की संपत्ति इन डकैतों ने यहां से लूटी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।